अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल गए थे? वालेकुम सलाम मेरा मुझे मिल गए थे, शुक्रिया। ओके मैम। ठीक है अपनी, अच्छा अब आप लोगों ने आगे भी एक्टिव रहना है, अपनी जिम्मेदारी से सारे हाँ मिल लेक्चर्स गए जो है थे ना वो लेक्चर्स, डाउनलोड कर रिकॉर्डिंग लें। जितनी थी। ठीक है। ओके मैम। अच्छा आप लोगों की बाकी स्ट्रेंथ, आप लोग ना नेक्स्ट वीक थर्सडे को आप लोगों का क्विज हो जाए 20 मार्क्स का। ठीक है मैम। मैम थर्सडे रख को लें। थर्सडे को रख लें या मैम मंडे को? मैम थर्सडे ठीक है। मंडे को रख लें मैम। कितने स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं थर्सडे के साथ? मैम शायद हमारा ना रेडिएशन साइंस का ना वो हो जाए, वाइवा हमारा शायद पेपर है हमारा। मंडे को? अभी कंफर्म नहीं है कब है, मंडे को होगा या थर्सडे को होगा, इन दोनों में दिन में होगा। अच्छा। मैम थर्सडे को ना हमारा पेशेंट सेफ्टी का फाइनल एग्जाम है। अच्छा हाँ तो फिर आप लोग जो है ना, फिर मंडे को ही दे दें आप लोग क्विज। मैम सैटरडे संडे को हम लोगों का मंडे को बायोमैकेनिक्स का वाइवा है, या तो इसी मंडे को रख लें। इस मंडे नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक ही होगा ना, नेक्स्ट मंडे कर लेते हैं। मैम फिर उसमें हम लोगों का वाइवा है ये बायोमैकेनिक्स तो का कमिंग सैटरडे। मंडे मैम। अच्छा तो फिर थर्सडे को भी नहीं है आप लोग कंफर्टेबल? मैम फिर ये जो अभी अभी वाला मंडे आ रहा है ना उस पे या तो कर लें। अभी तो नहीं है ना, देखो आज थर्सडे है, नेक्स्ट वीक अब मंडे को आपकी क्लास होगी। तो मैम उसी दिन हम लोग कह रहे हैं ना, उस इसी मंडे को रख लें क्योंकि उससे अगले मंडे और थर्सडे को नहीं ठीक फिर। पता है डेट क्या क्या डेट बनेगी कमिंग मंडे मंडे को? पे है। 20, मेरे ख्याल है 21 है। 28 जी मैम 21 21। है। ठीक है मंडे 21 को आप जो है वो आप लोगों का क्विज हो जाएगा, ठीक है, एलएमएस पे ही होगा। ओके मैम। ठीक है, और जो सिलेबस वगैरह होगा ना वो भी मैं आपको ईमेल कर दूंगी, ठीक है, ईमेल चेक कर लीजिएगा, सिलेबस जितना भी होगा, जितने लेक्चर्स ऐड होंगे। मैम वो ठीक है, आजकल तक कर दीजिएगा ताकि हम लोग वीकेंड वो पे मैं कैरी कर लें। इंशाल्लाह वो मैं आप लोग को भेज दूंगी, उसकी आप लोगों ने जो है ना वो टेंशन नहीं लेनी, वो मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। और एमसीक्यूज टाइप होंगे आपके, ठीक है। ओके मैम ओके लेक्चर मैम। टाइमिंग में ही होगा ना? हाँ लेक्चर टाइमिंग में ही होगा। ओके अगर आप लोग ठीक है कहें मैम। तो मीटिंग जो है मैम वो सेशन रख मैम लेंगे। 20 MC नहीं मैम, बस क्विज ठीक है मैम, 20 MCQs होंगे उसमें। 40 एमसीक्यूज होंगे। 40 MCQs 40, और मैम टाइम। वो मैं देख लूंगी 40 हैं कि 20 हैं, ठीक है, वो फिर मैं आपको वो सारा पैटर्न बता दूंगी। मैम जी जी। ज्यादा टाइम के लिए एलएमएस ओपन करें तो फिर वो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है? मैम मैम उसका यस। मैम सेशन 15, ओवर हो जाता मैम है। 15, हाँ 15 मतलब मिनट्स के बाद वो लॉग आउट हो जाता है खुद ब खुद, और फिर उसको दोबारा लॉग इन करना पड़ता है। तो टाइम एक्सटेंड कर देंगे ना, 1 आवर कर देंगे।
नहीं नो मैम, वो मैम, ऑटोमेटिक उसके बाद नहीं सेशन होता। एक्सपायर हो जाता है। लेकिन वो दोबारा भी तो हम लोग लॉग इन कर सकते हैं ना। तब वो सेव नहीं, क्विज जो है मैम वो वो एक ही दफा सेशन करना है। एक्सपायर होता है, आप ज्यादा देर उसको ओपन नहीं रख सकते। तो फिर इसका क्या हल है? ठीक है, फिर ऐसा कोई करते हल हैं, नहीं है, 20 आप पॉइंटर को मूव 20 करते हैं एमसीक्यूज तो कर वो नहीं लेते हैं। होता। मैम मैम 20 गूगल एमसीक्यूज फॉर्म पे ले ठीक है। लें। मैम एलएमएस ठीक है, आप पॉइंटर को मूव करते रहे तो वो नहीं एक्सपायर होता, मतलब वो यूज होना चाहिए, यूज नहीं होता फिर एक्सपायर होके वो लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, यूज होता रहे पिन एक्सपायर। ठीक है, तो हम वो जो भी मेथड होगा, पैटर्न होगा, जितने एमसीक्यूज होंगे वो सारी डिटेल में आपको बता दूंगी ईमेल में। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर जितने लेक्चर्स ऐड होंगे वो भी बता दूंगी। ठीक है, टाइम भी बता दूंगी। ओके ओके ठीक मैम। है, ओके मैम। लास्ट लेक्चर में कोई इशू तो नहीं था? नो मैम। नो नो मैम। मैम। ठीक है, आज आप लोगों ने एक्सरेज के बारे में पढ़ना है। एक्सरे का पता है क्या होती है? यस मैम। हाँ, आप लोग तो बताएं क्या होती है। मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैम रेज मैम होती ये हैं। मैम ये आयनाइज्ड वेव्स होती हैं। आयोनाइज्ड वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और यस मैम। आयनाइजिंग मोडालिटी है, इसको इमेज वगैरह मतलब लेने में हम लोग को हेल्प करती है, इमेजेस डायग्नोसिस जो में है भी वो। हेल्प करती है, और थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए भी हेल्प करती है, डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है। हम्म तो आज आपने जो है ना वो एक्सरेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब एक्सरेज जो है ना वो 2 मेथड से हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पहले तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके पास कि ये आपके पास जो है वो एक्सरेज कैसे जो है वो इन्वेंट हुई थी। ठीक है, आपके पास रोटिजन साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एक्सरेज डिस्कवर की थी नवंबर 8 1895 में। ठीक है, इन्होंने इस टाइम पे जो एक्सरेज जो है डिस्कवर की थी, और जो फर्स्ट नोबेल प्राइज था फिजिक्स में, ठीक है, वो एक्सरेज पे ही दिया गया था 1901 में। ठीक है, अब बेसिकली एक्सरेज जो है वो स्टार्ट में प्रोड्यूस कैसे हुई थी? ये क्रुक्स ट्यूब्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ही वाज वर्किंग ऑन क्रुक्स ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब में ये आपके पास ये आगे मैंने शो भी की हुई है। ठीक है, ये ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। यस मैम आ रही हैं। ठीक है, इन ट्यूब्स को जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हो या बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो ये ग्लो करती है। ठीक है, ये ग्लो कर रही है क्यों? ठीक है, ये ग्लो करती हैं, और इनमें आपके पास जो है ना, इनसे जो है ना वो एक्सरेज जो है वो जनरेट हुई थी। ठीक है, अब जो वेरी फर्स्ट, ये आपके पास डिफरेंट कलर्स में आ सकती हैं, फ्लोरेसेंट है। ठीक है, ग्रीन भी हो सकती हैं, ये पिंकिश शेड आ रहा है, कुछ में ब्लू आ रहा है। ठीक है, बेसिकली जो फर्स्ट इमेज है ना ये आपकी ट्यूब्स की है। ठीक है, जब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। अब ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये डिटेल में आगे एक इमेज है उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये जो रोटिंजन ने वेरी फर्स्ट जो है ना एक्सरे इमेज जनरेट की थी, और ये इनकी वाइफ का हैंड है। ठीक है, ये जो इमेज लगी हुई है ना यहाँ पे नज़र आ रही है। यस मैम नजर आ रही है। ठीक है, ये जो है ना ये एक्सरेज प्रोड्यूस हुई हैं, और जो इमेज जनरेट हुई है ये आपके पास फ्लोरोसेंट प्लेट पर जो है ना वो कॉपी होगी। ठीक है, अब ये जो है ना वो हाथ हाथ का एक्सरे है आपके पास। ठीक है, ये जो इसमें ये आपको नज़र आ रहा है ना, एक ये चीज़, एक मिनट, ये जो है ना ये रिंग है, उनकी वाइफ के हैंड पे रिंग थी, ये उसका एक्सरे और बाकी उनका बोन स्ट्रक्चर है। ठीक है, यस मैम। अब ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो देखा होगा। यस यस मैम देखा मैम। हुआ है। ठीक यस है, मैम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास जो है ना वो यहाँ पर आपके पास जो है ना वो लॉन्ग वेवलेंथ्स है। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ या लॉन्ग लैम्डा, और इस एंड पे आपके पास जो है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जैसे इन्होंने नीचे लिखा भी हुआ है। अब हाई फ्रीक्वेंसी का और लॉन्ग वेवलेंथ का क्या मतलब है? आपके पास जो 2 तरह की वेव्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेव्स जो है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये जो आपके पास वेव है, ठीक है, इसमें वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर है। लोअर है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के अकॉर्डिंग मैं एक और वेव जनरेट करती हूँ ना, जैसे कि उसमें ऐसी वेव्स आपने देखी होंगी। ठीक है,
इस तरह की वेव्स में आपके पास जो लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ है, वो शॉर्ट है, कम है, ठीक है, शॉर्ट है, और जो ये ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, वो हाई है। वो हाय ग्रेट है या हाई है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, ठीक है, जो इसका स्टार्ट है आपके पास, इधर आपके पास जो है ना वो होती है, जैसे कि इन्होंने नीचे ड्रॉ भी की हुई है, ये वेव नजर आ रही है, जी मैम नजर आ यस रही है। यस ठीक है। मैम जैसे जैसे आप हाई एंड पे जाते जाओगे आपके पास फ्रिक्वेंसी क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी, इंक्रीज वेवलेंथ यस शॉर्ट होती जाएगी, और हाई क्वांटम एनर्जी वेवलेंथ। मीन्स इनकी एनर्जी, ये बहुत एनर्जेटिक वेव्स हैं आपके पास। जो ये आपके पास वेव्स है ना, जैसे कि ये अल्ट्रा वायलेट होगी, एक्सरेज होगी, गामा रेज होगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास वेव्स हैं, ठीक है। और बेसिकली यही हम यूज़ करते हैं थेरेपीज़ में, आपने देखा होगा एक्सरेज बड़ी यूज़ होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज बहुत यूज़ होती हैं, गामा रेज यूज़ की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं, ठीक है, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और इसी के कंपैरेटिव अगर आप यहाँ देखो, इनके बिल्कुल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के स्टार्ट में देखो, तो ये आपकी रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, टेलीफोन, एफएम रेडियो, माइक्रोवेव, ठीक है, यहाँ तक। इनमें आपके पास जो है वो लो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इनकी कम है, ठीक है, और इनकी एनर्जी भी कम है, ठीक है। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी हाई है उसकी एनर्जी भी हाई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है उसकी एनर्जी भी लो है, लो है। लो लो है, ठीक है। अब यूजुअली जो है वो आप, ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम में देखो आपके पास एक रेनबो है, शो कर रहा है वो, यस मैम, ठीक है। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, इसकी आपके पास जो वेवलेंथ होती है ना वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी आइज़ जो है ना वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ना वो देख सकती है, हमारी आइज़ जो है ना 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर में जितनी भी आपके पास वेव्स होंगी, 500 में, 600 में, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर रेनबो इन्होंने शो की हुई है, तो ये जो रेड है ना ये स्टार्ट होती है 400 नैनोमीटर से, फिर हम जब ग्रीन में जाएंगे तो ग्रीन हमारी 500 में चली जाएगी, जब आप वॉयलेट में जाओगे तो वो 700 में चली जाएगी। तो इन स्पेक्ट्रम की जो वेव्स है ना इनको हमारी आइज़ आइडेंटिफाई कर सकती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है या विजिबल लाइट है। बात समझ आ रही, यस यस मैम। मैम ठीक है। यस बाकी मैम, ये जो आपके पास रिमेनिंग स्पेक्ट्रम है ना, जिसमें इंफ्रारेड है, एएम वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है, गामा रेज है, इनको हमारी आइज़ आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, ठीक है। इनको हम थ्रू टेक्निक्स या थ्रू आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना उनके थ्रू इनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। समझ आ रही यस यस मैम। मैम, यस मैम है? अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और जब आप इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम में आते हो ना, ईएम स्पेक्ट्रम में, तो हम बेसिकली ईएम स्पेक्ट्रम में फार्मूला यूज़ करते हैं जब भी आपने गामा रेज कैलकुलेट करनी है, एक्स रेज कैलकुलेट करनी है, कोई भी आपने भी, तो हम यही वाला फार्मूला आपने अक्सर देखा होगा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ लैम्डा, यस मैम। ठीक है। लेकिन जब आप स्पेक्ट्रम में आते हो ना तो ये आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है c इक्वल्स टू एफ लैम्डा में, यस मैम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि आपके पास सारी जितनी भी वेव्स है ना उनकी जो वेलोसिटी है ना वो 3×10⁸ है, वो सब स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में c कांस्टेंट है, ठीक है। सारी वेव्स आपके पास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। चेंजिंग किधर आती है, चेंजिंग आती है आपकी फ्रीक्वेंसी में और लैम्डा में, और ये हमने अभी देखा है कि जो हमारा स्टार्टिंग, जहाँ से हमारा स्पेक्ट्रम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और लॉन्ग वेवलेंथ है, और जो हमारा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है और शॉर्ट शॉर्ट वेव, वेवलेंथ है, ठीक है। तो वेरिएशन आपके पास जो है ना वो इन दोनों में आती है, या फ्रीक्वेंसी में आएगी या किस में आएगी, लैम्डा में वेवलेंथ लैम्डा। में, आएगी, ठीक है। सी सबके लिए सेम है, ठीक है, सी ओवरऑल आपके पास कांस्टेंट है। बात समझ आ गई है यस 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 मैम। मैम मैम, क्या? अब जैसे इस फॉर्मूले को डिस्कस किया हुआ आगे डिटेल में, द फ्रीक्वेंसीज एंड द वेवलेंथ, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। जब हमने ईएम स्पेक्ट्रम में कोई भी आप लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हो, लैम्डा कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस केस में v को क्या ट्रीट करते हो, v को आप एज c ट्रीट करते हो जो आपके पास है स्पीड ऑफ स्पीड लाइट, ऑफ लाइट, बाकी f को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी से, लैम्डा को रिप्रेजेंट करते हैं हम वेवलेंथ से, वेवलेंथ, ठीक है। यस मैम,
अच्छा जी, अब आपके पास है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। अब एक्सरेज जो है ना वो बेसिकली आपके पास दो तरह से प्रोड्यूस होती हैं। एक आपके पास एक्सरे होती है करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, एक आपके पास मेथड होता है ब्रमस्ट्रॉलिंग का। ठीक है, दो मेथड्स हैं जिनसे आपके पास एक्सरेज जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। अब एक्सरेज जो है ना यूजुअली इनकी वेवलेंथ आपके पास होती है 10⁻⁻10। ठीक है, इस वेवलेंथ में आपके पास जो है ना जो भी लेट्स सपोज अगर आपके पास जैसे कि गैमा रेज में आपके पास वेवलेंथ और शॉर्ट हो जाती है, तो एक्स रेज में आपके पास 10⁻⁻10 में आप मीन ऑलमोस्ट इक्वल नैनोमीटर की इक्वल होती है। ठीक है, इसको वैसे एमस्ट्रॉन्ग भी हम यूज़ करते हैं 10⁻⁻10 को, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये एक्सरे ट्यूब जो है वो जनरेट कैसे होती है, इसकी इमेज आगे आपके पास वहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को। ये नज़र आ रही है इमेज? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ये एक्सरे ट्यूब है। इसके एक एंड पे आपके पास एनोड होता है और एक एंड पे आपके पास कैथोड होता है। अब कैथोड में आपके पास कौन सा चार्ज होता है? मैम इस पे नेगेटिव होता है। नेगेटिव Negative. होता है, एनोड पे आपके पास पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका सेटअप ये है आपके पास, यहाँ पे एनोड पे ये आपके पास एक फिलामेंट होती है। ठीक है, अब इस फिलामेंट को क्या किया जाता है, इसको हम हीट करते हैं। इसको हीट कैसे करते हैं, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसको वोल्टेज देते हैं। ठीक है, जिससे आपके पास ये फिलामेंट में से करंट पास करता है, फिलामेंट हीट अप हो जाती है। जब वो हीट अप होती है तो वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये ई। जी मैम। ठीक है, ये Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो क्या करना शुरू कर देगा, इजेक्ट करना शुरू कर देगा जब ये आपके पास इस टारगेट को हिट करेंगे। ठीक है, टारगेट को जब वो हिट करेंगे डेफिनेटली वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे। ठीक है, जो वो एनर्जी तब लूज करते हैं उससे आपके पास एक्सरे बीम्स जो है वो क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. अब जैसे आपकी ये जो एक्सप्लेनेशन थी ना वो मैंने आपको बता दी थ्रू डायग्राम। अब ये आपके पास है वेवलेंथ्स। ठीक है, इनको हम यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि अब ये स्पेक्ट्रम है आपके पास। ठीक है, इसमें ये वेवलेंथ्स है। ठीक है, ये फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, अब वो डिफरेंट उसको क्लासिफाई करें कि जब हमने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी करनी होती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम अब आपके पास एक्सरेज भी डिवाइड हुई हैं, एक सॉफ्ट एक्सरेज है और एक आपके पास हार्ड एक्सरेज है। ठीक है, जब आपने मैमोग्राफी करनी होती है या आप जाते हो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी में, तब आप क्या यूज़ करते हो, आप बेसिकली सॉफ्ट एक्सरेज जो है वो यूज़ करते हो। ठीक है, लेकिन जब आपने सीटी स्कैन करवाने होते हैं या आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे जाते हो तब आप कौन सी यूज़ करते हो, हार्ड एक्सरेज यूज़ करते हार्ड हो। एक्सरे। ठीक है, अब जो आपकी सॉफ्ट एक्सरेज की एनर्जी है वो आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है या 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन जो आपके पास हार्ड एक्सरेज है वो आपके पास आती है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो गैमा रेज है वो 1 मेगा में चली जाती है, 10 मेगा में चली जाती है। अब आप ये देखो यहाँ पर आपके पास प्रीफिक्सेस आते हैं ना आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. अब ये देखो आपके पास विजिबल जो स्पेक्ट्रम है ना, ठीक है, उसमें आपके पास नैनो है, माइक्रो है। ठीक है, जब आप जाओगे उसमें एक्सरेज में जाओगे या आप गैमाज में जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो आपके पास पीको आ जाएगा। ठीक है, और एक आपके पास आ जाएगा फेम्टो। फेम्टो। अब पीको होता है 10⁻⁻12, फेम्टो होता है 10⁻⁻15। ठीक है, अब आप देखो कि वेवलेंथ क्या होती जा रही है, शॉर्ट होती जा रही है। ये नैनो आपके पास होता है 10⁻⁹। ठीक है, जो माइक्रो है वो 10⁻⁻6 है। वेवलेंथ क्या -6। होती जा रही है, शॉर्ट होती जा रही है। यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा शॉर्ट हो रही रही है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एंड तक एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा है, रही है। इंक्रीज ठीक करती है, जा रही जैसे हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है कि वेरिएशन कहाँ आनी है, फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में। ठीक है, अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इन्वर्स रिलेशन है। जैसे कि ये इक्वेशन आपके पास स्टार्ट में v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक है, यहाँ इसको लिख दो c इक्वल्स टू एफ लेमडा। है, एफ लैम्डा। ठीक है, अब ये आपके पास इस इक्वेशन में से अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी तो क्या करूँगी, c से लेमडा को सी डिवाइड कर ओवर दूँगी। लैम्डा। ठीक है, अब ये देखो ये इन्वर्स में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी तो आपके पास लेमडा क्या होगा, कम होगा। डिक्रीज। कम होगा. शॉर्ट वेवलेंथ में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा इंक्रीज होगी। होगी। ठीक है, मीन्स ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली इन्वर्स रिलेटेड रिलेशन। है। ठीक है, समझ आ गई।
ठीक है। Yes, ma'am. एक्सरे क्रिस्टोग्राफी आप यूज़ करते हो जब आपने एक्सआरडी करनी हो, ठीक है। जैसे कि यूजुअली आपके पास पाउडर्स होते हैं, जिंक ऑक्साइड, कोई भी मटेरियल उसका आप पाउडर जो है वो बनाते हो, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते हो, उसके आप क्रिस्टल्स को मेजर करते हो, इसको यूजुअली एक्सआरडी कहा जाता है, ठीक है, एक्सरे डायफ्रैक्शन। मैमोग्राफी आप यूज़ करते हो जब आपने चेस्ट एरियाज को कवर करना हो, जैसे आपने देखना है कोई सिस्ट है, कोई खुदा ना खास्ता कोई कैंसरस जो आपके पास सेल जनरेट हो रहा है कोई, तो उसके लिए आप जो है ना वो मैमोग्राफी यूज़ करते हो। और यहाँ पर आप जो है वो एक्सरेज यूज़ करते हो, ठीक है। जब आपने सीटी स्कैन करवाने हैं या आपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी में चेकिंग करनी है, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, आप हार्ड एक्सरेज यूज़ करते हो, ठीक है। ये एक्सरे ट्यूब की कैसे आपके पास प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इसको डिटेल में आगे आप पढ़ोगे, इनके जो दो मेथड्स हैं, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको पढ़ लें ज़रा एक दफ़ा और बताएं वो इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें ये एक इम्पोर्टेंट बात है, पढ़ ली। समझ आया कुछ? मैम वो इसमें मेरा ख्याल है कि वो ये कह रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसकी फिलामेंट से जो हैं वो रिलीज होंगे। बट बेसिकली आपको ये चीज़ कह रहा है कि ये आपके इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना वो आपके वोल्टेज पे डिपेंड करती है। जैसे कि ये देखो इन्होंने कहा 80 किलो वोल्ट आप ये वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है। ट्यूब कैन नॉट क्रिएट एक्सरेज विद एन एनर्जी ग्रेटर देन 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप पोटेंशियली उसको इतना दे रहे हो, आप वोल्टेज उसको कितना दे रहे हो, आप उसको दे रहे हो 80 किलो वोल्ट, ठीक है। तो वो एनर्जी आपने, जब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है ना वो पोटेंशियल का चैप्टर, यस मैम। यस मैम। पोटेंशियल में आपने देखा था कि जब आप चार्ज को मल्टीप्लाई करते हो वोल्टेज के साथ तो आपके पास क्या आता है, आपके पास वर्क आता है, वर्क। एनर्जी आती है, यस मैम। ठीक है। वो ये कह रहा है कि 80 किलो वोल्ट आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो वो कभी भी 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एक्सरे जनरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज आपके पास, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, वो आपके पास होती है 1.6 10 1.6 raised to power minus माइनस 19। 19। और पोटेंशियल आप कितना दे रहे हो, आप 80 किलो वोल्ट दे रहे हो, ठीक है। तो वो उतनी एनर्जी का ही तो आपके पास जो है वो एक्सरे जनरेट करेगा, उससे ज़्यादा की नहीं करेगा। कि जैसे लेट सपोज आपने 80 किलो वोल्ट जो है वो पोटेंशियल दिया, तो आपके पास 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जनरेट हो जाएगा। नहीं, जितना आप पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे उससे ज़्यादा ग्रेटर की आपके पास एक्सरे जनरेट नहीं होगी। ये बात समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसी के बराबर होगी आपके पास एक्सरे जनरेट। अब ये दो मेथड्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जिससे आपके पास जो है ना वो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं और एक आपके पास है ब्रेमस्टॉलिंग, दो मेथड्स हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक जो आपके पास एक्सरेज होती हैं वो इनर शेल ट्रांजिशन से आती है। अब इनर शेल ट्रांजिशन आपके पास क्या होती है, लेट्स सपोज आपके पास ये एटम है, ठीक है। हमें पता है एटम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसके आपके पास ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे ही, यस मैम। ठीक है। यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स को किसी और कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, ठीक है। अब इनर शेल ट्रांजिशन का क्या मतलब है, ये आपके पास शेल्स है ना, जो ये आपके पास के शेल है, एल शेल है, इसको नंबरिंग भी कर देते हैं। ये आपके पास के है, ये आपके पास एल है, ये एम है। अब इनर शेल ट्रांजिशन क्या है आपके पास, जब आपके पास एल शेल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेल में आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिसिंग था, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपके पास फर्स्ट शेल में से, के शेल में से मिसिंग है, ठीक है। तो जो एल शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में। बात समझ आ रही है? यस मैम। तो जब वो यहाँ शिफ्ट करेगा ना, तो आपके पास वो क्या करेगा, वो एक एनर्जी रिलीज करेगा। रिलीज करेगा। जो ये एनर्जी है ना वो आपके पास एक्स रेज है,
जो आपकी इनर शेल ट्रांजिशंस है ना, जैसे कि आपके पास न्यूक्लियस के क्लोज जो आपके पास ऑर्बिट्स है ना, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड स्टेट पे आते हैं ना, तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो एक्सरेज होती है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास ये आउटर शेल था, ठीक है, ये मोस्ट आउटर शेल था। अगर इस आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फर्स्ट शेल में ट्रांसफर होता है ना, तो जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी ना वो विजिबल स्पेक्ट्रम की एक्सरे होगी, वो एक्सरे नहीं होगी, वो विजिबल। मैं यही बात समझा रही हूँ कि इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। ये एटम है, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ठीक है, ये आपके पास थर्ड शेल है। लेट्स सपोज थर्ड शेल आपका लास्ट शेल है, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ ये के है, ये एल है, ये एम है। अगर आपके पास इनर शेल ट्रांजिशन का यही मतलब है कि अगर लेट्स सपोज ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट में से एल शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल में आता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है, तो वो एक एनर्जी जो है ना रिलीज करेगा। अब ये इनर शेल ट्रांजिशन हुई है ना, न्यूक्लियस यस के मैम। दोनों क्लोज है, तो जो ये एनर्जी रिलीज हुई है ना, ये आपके पास एक्सरेज है, और इन एक्सरेज को कहा जाता है कि ये कौन सी एक्सरेज है, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज अगर कोई आउटर ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जो है ना फर्स्ट ऑर्बिट में आता है ना, तो जो ये एनर्जी रिलीज होगी ना ये विजिबल स्पेक्ट्रम की होगी। इसी तरह डिफरेंट शेल्स में से जिस तरह आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप करते जाएंगे, वो उस स्पेक्ट्रम की आपके पास क्या आती जाएगी, एनर्जी आती जाएगी। जैसे आउटर में से ड्रॉप करेगा तो विजिबल आएगी, इनर में से कोई इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा तो क्या आएगी, एक्सरेज आएंगी या गैमा रेज आएंगी, ठीक है। वैसे यूजुअली जो गैमा रेज होती हैं वो आपकी न्यूक्लियस में से होती हैं, इसमें से होती हैं, ठीक है। तो इनर मतलब इनर शेल मींस जो वेरी क्लोज है न्यूक्लियस के, जो क्लोज शेल्स है ना न्यूक्लियस के, जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके न्यूक्लियस के साथ ज्यादा है, उन वो जब ड्रॉप होते हैं ग्राउंड स्टेट में, वहां से जो आपके एक्सरे पास जाती एनर्जी है। आती है वो एक्सरेज होती है, ठीक है। और उनकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट क्या होती है, 10⁻⁻10। जब आपने 10 गैमा रेज प्रोड्यूस करनी होती है तो फिर आप क्या करते हो, आप न्यूक्लियस न्यूक्लियस को में से। स्प्लिट करते हो या न्यूक्लियस को एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो जो यस ये मैम। इनर्शियल ट्रांजिशन से आपके पास एनर्जीज आती है ना, जो एक्सरे आती है, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है। एक्सरे। समझ यस आ गई यस ये मैम। मैम। बात? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एल शेल से के शेल की तरफ जो मूव किया है, ये उसी वजह से मूव किया है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमें कैथोड के फिलामेंट के थ्रू जो मिल रहे थे। ये वही है, ओके मैम। ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है ना वो आगे इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ ऑर्बिट में से आप क्या करते हो, इनर इलेक्ट्रॉन, चलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आपने करेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस करनी है तो क्या करोगे, इनर इलेक्ट्रॉन शेल जो है ना, वहाँ से आपके पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। यूजुअली ये इसी तरह आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, आपके पास जो है वो या एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर दे या आपके पास एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आप पर जो है वो बम्बार्ड करवाओ, ठीक है, दोनों से आपके पास जो है वो एक्सरेज जनरेट हो सकती है, ठीक है। यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे आपके पास एक के शेल में से रिमूव हो जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ क्या आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। अगर ये रिमूव हो गया तो यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी, तो ये जो एल शेल का होगा वो ड्रॉप कर जाएगा नीचे, ठीक है, वो भी आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ जो है वो इन्होंने इस स्लाइड में एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। After that, electrons from high energy levels fill the vacancies and X-ray photons are emitted. This process produces an emission spectrum of X-ray at a few discrete frequencies, sometimes referred to as spectral lines. Usually, these are transitions from the upper shell to K shell called K lines and L shell called L lines. अब यहाँ पे ना आपके पास ये और इस डायग्राम में K lines है और L lines है, ठीक है। के लाइंस और एल लाइंस आपके पास क्या है, जैसे कि साथ डायग्राम बनी हुई है ना, ठीक है, ये नज़र आ रही है। यस मैम। अब देखो इसको यहाँ नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास लेट्स सपोज 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आप ठीक है 2 और इसको कह देते हैं 3। अब आपके पास जो है ना इसको 0 स्टेट कह देते हैं, ठीक है।
अब ये देखो कि जब फर्स्ट शेल में से फर्स्ट से आपके पास 0 में आ रहा है तो उसको उन्होंने कहा हुआ है के अल्फा, ठीक है। मतलब यस ये मैम। आपकी के लाइन है क्योंकि वो के शेल से उसमें ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास सेकंड ऑर्बिट में इसको देखो, यहाँ से अगर यहाँ से आपके पास डायरेक्ट 2 से वो जा रहा है 0 स्टेट में, तो एक स्टेट का गैप आ गया ना, ठीक है। यस मैम। यहाँ पर आपके पास जो है, एक मिनट इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, यहाँ से एक जो है ना वो इधर जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट से 0 में शिफ्ट हो गया, उसको मैंने कह दिया के अल्फा। लेकिन अब यहाँ पर देखो 2 से वो डायरेक्ट जा रहा है 0 में, ठीक है। तो मतलब एक स्टेट उसने स्किप की ना, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, के बीटा आ जाएगा। बात समझ आ रही? यस मैम। ठीक है। पहली जो ट्रांजिशन हुई ना, पहली ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम 1 स्टेट टू 0, जिसको उन्होंने कह दिया के अल्फा। के अल्फा। दूसरी ट्रांजिशन हुई है आपके पास 2 2 से to वो 0 0 पे गया, तो वो आपके पास के बीटा कह के दिया, बीटा। बीटा। ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है ना वो एल शेल के साथ है। जब वो 2 से 1 पे गया, 2 स्टेट से वो 1 पे गया, तो उसने उसको कह दिया एल अल्फा लाइन। और जब वो 3 से डायरेक्ट 1 पे जाएगा, तो उसको उन्होंने क्या कह दिया, एल बीटा लाइन। बीटा। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो जनरेट हो जाती है। बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, बात समझ आ गई? यस यस मैम। मैम। ये तो आप लोगों को पता होगा ना कि ये जो शेल्स होते हैं इनके भी आगे सब शेल्स होते हैं, यस मैम। जी ये मैम। पता है कि नहीं? यस पता मैम। है। ठीक है। अब ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती है ना, ये उन्होंने ट्रांजिशन जो है ना वो एक्सप्लेन की हुई है। इफ द ट्रांजिशन इज फ्रॉम 2p to 1s, दिस इज कॉल्ड kn, जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। अगर वो 3 से 1 पे आता है तो उसको उन्होंने क्या कहा, जिसमें एक स्टेट स्किप हो रही है ना, वो आपके पास कौन सी है, के बीटा। कि आप 1 से 0 पे चले गए तो उन्होंने के अल्फा कह दिया, लेकिन जब आप 2 से डायरेक्ट 0 पे जाओगे तो उन्होंने क्या कह दिया, के बीटा कह दिया, ठीक है। अब ये आपके पास है कि के ए लाइन, ठीक है। जो ये वाली लाइन है ना आपके पास, के ए लाइन, इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो क्या है, वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू के बी। ऐसे क्यों है? क्योंकि मैम इसमें हाई फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो रिलीज होंगी, शॉर्ट क्योंकि वेवलेंथ। क्योंकि आप इनर शेल ट्रांजिशन में आपका जितना गैप आएगा उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए आपके पास ये बिल्कुल इस केस में देखो ना, आपके पास फर्स्ट स्टेट से डायरेक्ट वो ग्राउंड स्टेट में चला गया, ठीक है। तो इसकी एनर्जी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू के बीटा के, ठीक है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे ग्राफ में शो भी किया हुआ है, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ना वो के अल्फा, एक मिनट इसको क्या, ये आपके पास के अल्फा से जो जो 1 से डायरेक्ट 0 पे आपके पास ट्रांजिशन हुई है ना, उसकी एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो 2 से आपके पास 0 पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये बात समझ आ रही? यस मैम। ठीक है। मुश्किल तो नहीं होगी, नो मैम। इजी है। मैम अच्छा, इसमें अब ये इनवर्स के ला जो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, वो भी तो आ सकते हैं ना कि जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी जो है कम इंटेंसिटी होगी, इस तरह। ये उसी उसी से रिलेटेड है, वो भी आप इसको इस तरह भी जस्टिफाई कर सकते हो। अब ये जो दो आपको शार्प पीक्स नज़र आ रही है ना, ये आपके पास करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की हैं, ठीक है। ये डिस्क्रीट पीक्स होती हैं, लेकिन जो ब्रह्मस्ट्रॉलिंग का आपके पास प्रोसेस होता है ना, वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ये आपके पास जो है ना वो ब्रह्मस्ट्रॉलिंग का प्रोसेस है, जो ऐसे उन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। जो करेक्टरिस्टिक एक्सरे आती है ना, उनकी वो हाई इंटेंसिटी पीक्स होती हैं। समझ आ गया एक्सरेज का, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे होती हैं? यस मैम। मैम ठीक है। अब आपके पास जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि जैसे उन्होंने कहा है, फर्स्ट में कह रहे हैं कि एक्सरेज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। ये न्यूट्रल होती है, इनका कोई साइन नहीं होता, ना प्लस पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है। दे हैव नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव चार्ज, दे कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड और मेड टू चेंज डायरेक्शन बाय अ मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड। इस लाइन का क्या मतलब है? क्योंकि मैम मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए कोई ना कोई चार्ज होने की ज़रूरत थी, लेकिन इस पे कोई चार्ज ही नहीं होता। जब इस पे चार्ज ही नहीं है, ये न्यूट्रल है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। समझ आ रही है?
यस ये मैम। आपके पास एनर्जी बीम्स हैं, ये जितनी एनर्जी की होंगी उन्हीं के साथ आपको डील, आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, इसको एक्सेलरेट नहीं करवा सकते, ठीक है। सिर्फ उसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया जा सकता है जिस पे क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जो न्यूट्रल हैं उनको आप एक्सेलरेट नहीं करा सकते, ठीक है। यस मैम। जैसे कि आपके पास ये एक सिस्टम, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये पॉजिटिव, ठीक है, हमने स्टार्ट से पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ऐसे ही पढ़ा, यस ठीक है। मैम। इसको ग्रीन से ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पिंक से मैं एक नेगेटिव चार्ज जो है ना वो इसमें इंट्रोड्यूस कराती हूँ। अब मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया, इसका बिहेवियर क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगी या ऊपर की तरफ जाएगी? मैम ऊपर ऊपर की की तरफ तरफ। ऊपर जाएगी। की तरफ ऊपर जाएगी। की तरफ जाएगी। इस तरफ को मूव करेगा, ऐसे ही। यस मैम। यस क्यों? मैम। क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल। यहाँ से रिपेल उसको कर रहा है। रिपेल कर रहा है, यहाँ से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा। लेट्स सपोज इसी केस में मैं एक पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कराती हूँ, नीचे की तरफ जाएगा ये। मैम नीचे मैम की डाउनवर्ड तरफ रिफ्लेक्ट जाएगी। होगा। यस तरफ की मैम, तरफ, वो इस डाउनलोड तरफ आ की तरफ आ जाएगा। जाएगा क्योंकि वो यहाँ से रिपेल हो रहा है और यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अट्रैक्ट हो। लेकिन अब लेट्स सपोज मैं एक न्यूट्रल चार्ज जैसे कि ये आपके पास है इसको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, इसका क्या इफेक्ट होगा? मैम ये मैम स्ट्रेट ये चले स्ट्रेट जाएगा। चला जाएगा। स्ट्रेट चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो सिर्फ आप चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा सकते हो, न्यूट्रल पार्टिकल्स को या न्यूट्रल बीम्स को आप एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। तो जो आपके पास एक्सरेज हैं वो भी क्या है, वो न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल। इनके पास चार्ज नहीं है, तो इनको ना आप एक्सेलरेट करा सकते हो और ना ही इनकी डायरेक्शन को चेंज करवा सकते हो। बात समझ आ गई? यस यस मैम। मैम। ठीक है। अब ये जो आपके पास सेकंड पॉइंट है, एक्सरेज ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, ठीक है। आप लोगों ने देखा है कि एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है, ठीक है। वेवलेंथ आपने उसकी देखी 10⁻⁻10। आपने देखा है एक्सरेज जो है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने देखा था कि चेंजिंग किस में आ रही है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में आ रही है, ठीक है। एक्सरेज हैं वो भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी, माइक्रोवेव है वो भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी, ठीक है। उसमें सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सरेज आपके पास जो है वो हमेशा क्या करेंगी, वो स्ट्रेट लाइंस में मूव करेंगी। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन में में क्यों मूव करेंगी? क्योंकि उसका न्यूट्रल कोई है। कोई चार्ज चार्ज नहीं होती। न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, उसकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, वो जिस डायरेक्शन की है उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगी, ठीक है। एक्सरेज कैन कॉज सम सब्सटेंसेस टू फ्लोट। अब ये जो आपने पॉइंट पढ़ा है ना, ये स्टार्ट में आप लोगों को मैंने बताया था क्रूक्स ट्यूब्स का, ठीक है। यस मैम। क्रूक्स ट्यूब्स में आपके पास जब उस ट्यूब में आप पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज प्रोवाइड करते हो ना, तो वो ग्लो करती हैं। वो ग्लो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको फ्लोरोसेंस कहते हैं कि वो क्या कर रही होती हैं, ट्यूब्स ग्लो करती हैं, कुछ पिंक ग्लो करती हैं, कुछ आपके पास जो है वो ब्लू ग्लो करती हैं, ठीक है। क्यों ग्लो कर रही होती हैं? क्योंकि उसमें एक्सरेज क्या हो रही होती हैं, प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ठीक है, यस मैम। टीचर बोल दी ठीक है। नूडल मंगवाने नूडल मैम माइक ऑफ कर दें अपना। मैम ये लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बता दें। लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बता दूं, एक मिनट। ये एक्सरेज कैन कॉज सम सब्सटेंस टू फ्लोरेंस, आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्ट में मैंने बिल्कुल आपको शो करवाया है, एक मिनट। ये आप लोगों के पास ट्यूब्स हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है ना, ये इसको किसी और कलर से, ये आपके पास जो है ना वो क्रूक्स ट्यूब्स हैं, ठीक है। क्रूक्स ट्यूब्स की वजह से ये आपके पास जो है ना एक्सरेज प्रोड्यूस हुई हैं। और जब आप इन ट्यूब्स को वोल्टेज प्रोवाइड करते हो ना, या आप इनको पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, ठीक है, तो ये आपके पास ग्लो करती हैं, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर मटेरियल्स देखे होंगे जो कि लाइट ऑफ भी हो जाए, जैसे अब आजकल बल्ब्स आ रहे हैं ऐसे कि वो लाइट यस मैम। ऑफ भी हो जाती है तो वो ग्लो करते रहते हैं एक सर्टेन टाइम तक, मैम ठीक है। क्लॉक्स यस के मैम। डिजिट भी वो इसी तरह बना रहे हैं आजकल। क्लॉक्स के डिजिट्स हो गए, बल्ब्स हो गए, ठीक है। इवन आपके पास बीड्स भी कुछ इस तरह के मटेरियल्स के होते हैं जो क्या करते रहते यस हैं, मैम लाइट मैम। इलेक्ट्रिक अब्जॉर्ब, रॉड्स भी, इलेक्ट्रिक रॉड। इलेक्ट्रिक रॉड्स वो क्या करते रहते हैं, वो लाइट अब्जॉर्ब करते रहते मैम हैं। और जब बॉल के स्टिकर्स भी होते हैं। स्टिकर्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा होता है कि वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। जब अब लेट्स सपोज मैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करती हूँ या मैं इसको रिमूव करती हूँ, तो वो स्टिल क्या करती रहती हैं, वो ग्लो करती रहती हैं, ठीक है। क्यों कर रही होती हैं? एक्सरेज की वजह से कर रही होती हैं,
ठीक है। मैम इसका रीजन Yes, क्या ma'am. है कि मतलब हम लोगों ने वोल्टेज उसको दिया या कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा रिएक्शन कि वो मतलब उनका कलर जो है वो चेंज होता हीट है? होगी, हीट जनरेट होगी तो उसकी वजह देखो से। आपके पास हाँ हीट से जैसे कि आपने फिलामेंट का केस पढ़ा है ना, ठीक है, आप लोगों ने फिलामेंट देखी, उसमें जब आप पोटेंशियल आप लोग कभी बल्ब देखा है? यस यस मैम, मैम। इसमें फिलामेंट लगा बल्ब होता में है। आपके पास जो है ना वो फिलामेंट लगा होता है, ठीक है। फिलामेंट क्या होता है, वहाँ पे आपके पास वो जब आप उसको करंट देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, तो वो हीट हो रहा होता है, ठीक है। वो हीट हो के वो क्या करने लग जाता है, वो ग्लो करने लग जाता है। आप लोगों ने वो थॉमस एडिसन वाली स्टोरी नहीं सुनी हुई कि उसने इतने मटेरियल्स यूज़ किए, क्यों इतने मटेरियल्स यूज़ किए, फिर जाके उसने फिलामेंट को आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि उसके मटेरियल्स ग्लो कर करके जल जाते थे, ठीक है, वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो फिलामेंट एक ऐसा आपके पास मटेरियल था जो ग्लो कर रहा था लेकिन मेल्ट नहीं हो रहा था, ठीक है, तभी आपके पास जो है वो बल्ब जनरेट हुए थे, ठीक है। तो वो ग्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास ये ग्लो करते हैं, ओके मैम। ठीक है, स्ट्राइक करते हैं जब वो वॉल्स के साथ। मुझे लगता है मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए। नहीं मैम मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन इसकी नहीं समझ नहीं आ रही थी कि क्या मतलब प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल की अब आ गई समझ, हाँ जी। ठीक है। अब एक्सरेज के बहुत से आपके पास यूजेस हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने मेडिकल के आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, एक्सरेज जो है वो हम यूज़ करते हैं। लेट सपोज जो है वो खुदा ना खास्ता किसी का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू एक्सरेज। क्यों? एक्सरेज जो है वो आपकी टिश्यूज़ जो हैं वो अब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप आगे पढ़ोगे कि ये मटेरियल, ये आपके पास फैट के लिए इसका टेक्सचर डिफरेंट होता है, बोन्स के लिए टेक्सचर डिफरेंट होता है, उसकी इमेजिंग डिफरेंट आती है। बोन्स की आप लोगों ने देखा है एक्सरेज हमेशा तो वाइट वाइट क्लाउडिश इस तरह की आती है, Yes, ma'am. ठीक है। यस लेकिन जहाँ पे आपके पास थोड़ा सा फैट होगा या एयर होगी, उसकी थोड़ी सी डार्क आएगी या थोड़ी सी लाइट, तो उससे आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हैं स्लाइड्स 2-3 ऐसी, ये देखो कि जब आप एक्सरे देखोगे ना, जैसे कि यहाँ कंपैरिजन है, एक्सरेज आप देखोगे एयर में वो बहुत डार्क है, उसका पैटर्न डार्क आएगा, फैट में थोड़ा सा ग्रेइश है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू में उसका कलर और चेंज हो गया, बोन में वो थोड़ी सी आपके पास क्या है, वाइटिश ग्रे इस तरह का टेक्सचर आ रहा है। लेकिन जब मेटल का एक्सरे करोगे तो वो वाइट आएगा, ठीक है। एयर का एक्सरे हो रहा है तो वो ब्लैक है, मेटल का कर रहे हो तो वो वाइट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ Yes, पे ma'am. आप इस तरह इसको आइडेंटिफाई करते हो, जैसे यहाँ नंबरिंग हुई हुई है और उन्होंने साथ उसको एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे 1 में आपके पास एयर, ठीक है, वो डार्क है, 4th में आपके पास देखो बोन्स, 2 में आप देखो फैट, ठीक है। इस इन इन डेंसिटीज के अकॉर्डिंग आप जो है ना एक्सरेज को चेक करते हो, ठीक है, समझ आई ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। X-rays can produce secondary radiations. X-ray can cause chemical and biological damage to tissue. अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका ज़्यादा एक्सरे से एक्सपोजर हो तो आपके इंटरनल टिश्यूज जो हैं वो डैमेज होते हैं। क्यों डैमेज होते हैं? कि मैम वो मैम एक्सरे की इसकी रेज के साथ इंटेंसिटी रिएक्ट बहुत कर जाते ज़्यादा हैं। होती जब भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एक्सरे, कभी करवाए हैं एक्सरे किसी ने? है। यस मैम। यस मैम Yes, ma'am. ठीक है, वो आपको एक वो फ्लोरोसेंट एक आपके पास होती है इमेज पीछे, उधर वहाँ पे आपको ले जाते हैं, ठीक है, वहाँ से आपके पास बीम्स, इसका जो है ना इस डैमेज का जो ताल्लुक है ना वो आपके डिस्टेंस के साथ, आप जितना एक्सरे मशीन के क्लोज होगे ना उतना आपका एक्सपोजर बॉडी का ज़्यादा है, ठीक है। जितना आप उससे फार होगे, जितना आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना आपका एक्सपोजर जो है एक्सरेज के साथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ में अगर बॉडी से पास कर जाए तो ये आपको ये हर्ट कर सकती है, नुकसानदेह है ये, ठीक है। मैम इससे ये भी कहते हैं ना कि लाइफ स्पैन भी कम होता है जितना ज्यादा एक्सरे आप करवाओ। लाइफ स्पैन ये क्योंकि आपके टिश्यूज़ को डैमेज कर रहा होता है ना, जो आपकी बॉडी आपकी कंपोज टिश्यू की वजह से हुई है। जो ज़्यादा आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा एक्सरेज कराते हैं उनका इम्यून भी इतना स्ट्रांग नहीं होता, यस उनकी मैम। इम्यूनिटी भी लो होती है, वो मतलब जल्दी बीमार हो जाते हैं, यस कि मैम। डैमेज कर रही होती है इंटरनली आपको, अगर आपका एक्सपोजर एक्सरेज के साथ बहुत ज़्यादा है तो। ओके मैम। मैम ये कैंसर की वजह भी बनते हैं।
ज़्यादा कराएं तो कैंसर भी हो सकता है। हाँ, कैंसर की वजह से भी, कैंसर तो वैसे अब तो मतलब उसका कोई रूट कॉज नहीं मिलता अब तो, मतलब ठीक ठाक भी आप हो तो आपको डायग्नोसिस हो जाता है, क्योंकि हमारी जो खुराक है वो बहुत साफ सुथरी है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक्सरे से ही आपको कैंसर हो, लेकिन ये है कि ये डैमेजिंग है, ठीक है, ये ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। जैसे सीटी स्कैन्स भी 1-2 दफ़ा करवाने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि वो गैमा रेज होती हैं, एक्सरेज होती हैं, तो ये हर्टफुल है, ठीक है। अब आपके पास इसका सेकंड मेथड है, जैसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है एक्सरे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहाँ से आ रही है जी, इनर शेल ट्रांजिशन से आ रही है, ठीक है। अब इसका सेकंड आपके पास है ब्रमस्टॉलिंग, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, इसका जो वर्ड उसको स्प्लिट किया हुआ है, टू ब्रेक रेडिएशन, ठीक है, पार्किंग रेडिएशन और डिसेलरेशन रेडिएशन, ठीक है। डिसेलरेशन क्या होती है? मैम जब कुछ स्लो स्लो डाउन होती है। जब आपके पास क्या होती है, जैसे आपने एक पार्टिकल, जैसे आप कार मूव करिए एक वेलोसिटी के साथ, एक एक्सेलरेशन के साथ मूव करिए, जब आप ब्रेक लगाते हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, आप उसको रोकना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो जो आपके पास एक्सेलरेशन होती है उसको यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या क्या कहते हैं, डिसेलरेशन कहते हैं, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रेडिएशन के ऊपर ब्रेक लगा रहे हो, ठीक है। और ये यूजुअली जनरेट कैसे होती है, नीचे आपके पास इन्होंने बताया हुआ है, दिस इज रेडिएशन गिवन ऑफ बाय इलेक्ट्रॉन्स एज दे आर स्कैटर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द हाई जी प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियर। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, क्या लिखा हुआ है ये? मैम उसमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें स्प्रेड किए जाते हैं अराउंड द न्यूक्लियर। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो जब स्कैटर्ड होंगे ना थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये देखो लिखा हुआ है नियर हाई जी का क्या मतलब है? मैम हाई प्रोटॉन नंबर। जिनका प्रोटॉन मैम नंबर जो है न्यूक्लियर वो ज़्यादा होता है, जैसे कि आपके पास यूरेनियम है, यूरेनियम का ज़्यादा होता है ना, यस मैम। 80 समथिंग है, ठीक है। या आपके पास जो जो न्यूक्लियाइज या जो न्यूक्लियस या जो एटम्स जिनका हाई नंबर है ना प्रोटॉन का, ठीक है, यूजुअली ये आपके पास वहाँ से जनरेट होती हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी एक डायग्राम आपके पास ये है, अब देखो यहाँ पे एक आपको उन्होंने ब्लैक से शो किया हुआ है, एक आपको ब्लू से शो किया हुआ है। अब ये जो ब्लू वाली है ये देखो, ये बहुत क्लोजली न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करके गई है, ऐसे ही है यस मैम। क्या, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है टू न्यूक्लियस, तो उसकी उन्होंने जो रिप्रेजेंट की हुई है वो ब्लैक से एक्सरे रिप्रेजेंट की हुई है, और उसको कहा हुआ है हाई एनर्जी ब्रमस्टॉलिंग एक्सरे। लेकिन अब ब्लू वाली को देखो, ब्लू वाली जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के करीब से गई है, ऐसे ही है, उसका यस मैम। न्यूक्लियस के साथ इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है। Yes, तो जो ma'am. फर्स्ट ऑर्बिट में से गई है उसकी देखो फ्रीक्वेंसी कम है, लो एनर्जी ब्रमस्टॉलिंग एक्सरे, ठीक है। तो Yes, ma'am. हाई नंबर ऑफ जी जब आपने ब्रमस्टॉलिंग प्रोड्यूस करनी ना, तो आपके पास जो एटम या न्यूक्लियस है ना उसमें हाई नंबर ऑफ जी, मतलब कि उसमें प्रोटॉन क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। ये बात यस समझ आ यस रही है, मैम। ठीक है। फिर आपके पास है, अब इसमें आपके पास जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज में आपने देखा था कि आपके पास जो ग्राफ आता है वो ऐसे आ रहा था, जो करेक्टरिस्टिक एक्सरे थी उसमें के अल्फा की एनर्जी थी, ठीक है, एक के अल्फा था आपके पास और एक आपके पास जो है ना वो के बीटा था, जिसकी के अल्फा से एनर्जी कम थी। जो आपके पास ब्रमस्टॉलिंग होती है ना, ये इसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है आपके पास, ठीक है, ये जिसको मैंने पिंक से रिप्रेजेंट किया है, ये कंटिन्यूस आता है आपके पास, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि the moving particle lose kinetic energy which is converted into a photon, thus satisfying the law of conservation of energy. The term is also used to refer the process of producing the radiation. और इसका आपके पास जो स्पेक्ट्रम आता है वो क्या आता है, कंटिन्यूस आता है। जो कॉन्टिन्यूस। पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज की है, ठीक है। जब वो लूज कर रहा है अपनी काइनेटिक एनर्जी तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो फोटोन, वो एनर्जी, जी ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो क्या है, वो कंजर्व्ड है, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एक सिस्टम की एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यस फॉर्म जो है क्रिएट नहीं किया जा उसकी सकता। चेंज जगह की जा ट्रांसफर सकती कर है, सकते हैं लेकिन उसको डिस्ट्रॉय या उसको क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, ठीक है। तो द टर्म इज ऑल्सो यूज टू रेफर, ठीक है, इस जो आपके प्रोसीजर है, ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये आपने क्या प्रोड्यूस किया, आपने रेडिएशन प्रोड्यूस की, ठीक है। और इसका आपके पास जो स्पेक्ट्रम आता है ना वो कंटिन्यूस आता है। जैसे आप लोगों ने करेक्टरिस्टिक में देखा कि आपके पास जो है वो 2 शार्प पीक्स हैं, ठीक है, लेकिन जब हम स्टॉलिंग है इसमें आपके पास क्या आएगा, स्पेक्ट्रम आपके पास कंटिन्यूस आएगा, जैसे कंटिन्यूस। यहाँ पे है, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक की 2 पीक्स आ गई हैं और ब्रेमस्टॉलिंग का आपके पास क्या आ गया, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ गया, ठीक है। यस मैम। वैसे स्पेक्ट्रम्स वगैरह पढ़े हुए हैं आप लोगों ने? यस मैम, थोड़े यस पढ़े हुए थोड़े। हैं। थोड़े से पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े हुए? मैम एफएससी में पढ़े थे अब तक, तो फिर नहीं, एफएससी आधे में तो भूल इतनी गए। डिटेल नहीं, एफएससी में तो सिर्फ एक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही है बस, और एक ये मेरे ख्याल से ये डायग्राम है शायद, उसमें इतनी डिटेल में नहीं है, ठीक है। अब ये जो है ना एक्सरेज, बेसिक्स ऑफ एक्सरेज, ये आपको जो है ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। ओके वैसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, अगर v मैम is वो equals भी to लेस f, लेक्चर में। v मैं is वो equals to, बाद में करवा दूँ मैम, प्लीज बाद में। वो बाद में ही होंगे, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ अगर ये इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ जाएं तो कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल है मुश्किल होगी कोई। मैम कर लेंगे। मैम इस फॉर्मूले से? हाँ, इस ये तो फॉर्मूले से। इजी है। यस मैम। यस मैम। मैम कर लेंगे, ये तो आसान है। चलिए, सही, लाइक बच्चे हैं आप लोग। मैम इसका मतलब आपने क्विज में ये वाला लेक्चर भी देना है? मैं आप लोगों का ना वैसे देख रही हूँ फर्स्ट 10 लेक्चर्स कर लें आप लोग, मैम ठीक है, फर्स्ट या 10 ही फिर आप लोग ठीक ये है। भी कर सकते हो कि सारा जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू कर लो, आप लोगों की अपनी तैयारी नहीं हो मैम, जाएगी। नहीं मैम, हम लोग नहीं, इस तरह नहीं होगा। फर्स्ट 10 ठीक है, फिर वो ज्यादा अगर सिलेबस हो तो फिर सही तरह पढ़ा भी नहीं जाता। फर्स्ट 10 लेक्चर्स, ठीक है, फर्स्ट 10 लेक्चर्स कर लें, कोई इशू नहीं है। ओके मैम। फिर आपकी जो बाकी लेक्चर्स होंगे उनमें से मैं 2 एक्टिविटीज़ करवा दूंगी, जी मैम मैम, इस कब तरह होगा? ठीक। ठीक है। क्विज कब होगा? क्विज क्विज कब ना होगा? मैं क्लास के ना अटेंडेंस के बाद मैं दोबारा बता देती हूँ, ओके। ठीक है। अब्दुल बसीर, अब्दुल मनान खान, I'm Abdul Basir present. अब्दुल मनान नहीं है, अबीरा, प्रेजेंट मैम। आदिल मयूद्दीन, Present, miss. अहमद सईद, अकबर अब्बास, Present, ma'am. अली नजम, Present, ma'am. अमारा सरबुलंद, आमिना बशीर, प्रेजेंट मैम। आमना सरवत, प्रेजेंट में। आमना हसीब, प्रेजेंट मैम। आमना खालिद, प्रेजेंट मैम। आमना मकसूद, आमना सादिक, अनम फातमा, अक्सा अरशद, प्रेजेंट में। आसफा, असफा वकार, प्रेजेंट मैम। मैम। आयशा अशरफ, प्रेजेंट मैम। अस्का खान, प्रेजेंट मैम। बरिया अनवर, प्रेजेंट मैम। ईमान शहजादी, मैम आसफा प्रेजेंट है, ईमान शहजादी। ईमान प्रेजेंट है, ईमान वैसे हैंड रेस करके मैम आ नहीं ईमान का है। ना नेट प्रॉब्लम है और आसफा भी प्रेजेंट है, उसका मैसेज है। फायजा रसूल, फराज अहमद, Present, ma'am. फातिमा बदर,
प्रेजेंट मैम। फातिमा खान, प्रेजेंट मैम। फिजा खान, प्रेजेंट मैम मैम। आसिफा की लगा दी। आसफा की मार्क होगी, फिजा खान, प्रेजेंट मैम। गुलाम नबी, प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा। आज काफी स्टूडेंट्स नहीं आए। हफ्सा अहमद, प्रेजेंट मैम। हफ्सा गुलजार, प्रेजेंट मैम। हमना बाबर, प्रेजेंट मैम। हमना नदीम, प्रेजेंट मैम। हिबा आसिफ, प्रेजेंट। हीरा बिनते रजा, प्रेजेंट मैम। इफ्रा कदीर, इशा फातिमा, प्रेजेंट। कनीस, अच्छा कनीस ने कांजा सईद, प्रेजेंट मैम। खदीजा, कोमल अमीन, प्रेजेंट मैम। कोमल कयूम, खदीजा मार्क कर दिया आपकी मैंने। कोमल कयूम, प्रेजेंट मैम। ओके। लाइबा अहमद, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। महा सोहेल, प्रेजेंट मैम। माहम, प्रेजेंट मैम। माम जुल्फिकार, ठीक है प्रेजेंट। मिस महानूर, प्रेजेंट मैम। यहाँ पे आपका मिस महानूर आ रहा है। मायदा हबीब, प्रेजेंट मैम। मलिया समी, मरियम अब्दुल कादिर, मरियम आरिफ, प्रेजेंट मैम। मिराब, प्रेजेंट मैम। महरीन सोहेल, प्रेजेंट मैम। नमूना, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुबीन, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद ID 44, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद ID 75, प्रेजेंट मैम। असद दिलावर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फैसल सईद, मोहम्मद फरहान अरशद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमजा। अनम फातिमा आपकी बाद में मार्क करूंगी अब मैं। मोहम्मद रऊफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद जैनुल आबिदीन, मैम वो कह रहा था मैंने आपको मेल की है तो प्रेजेंट वाले। मुनीबा बशीर, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस ज़हीर, प्रेजेंट मैम। नगीना लियाकत, प्रेजेंट मैम। निदा हामिद, नूर फजल, प्रेजेंट मैम। पाकीज़ा फातिमा, प्रेजेंट मैम। रिजा खालिद, यस मैम। रिमशा ID 39, प्रेजेंट मैम। रिमशा ID 47, प्रेजेंट मैम। रिमशा रशीद, यस मैम। सादिक अली, यस मैम। सादिया सरवत, प्रेजेंट मैम। सलीम नवीद, समिया अमजद, सना शफकत, प्रेजेंट मैम। सवेरा शाह, मैम समिया भी प्रेजेंट है, उसका मैसेज आया है। सवेरा शाह, प्रेजेंट मैम। सीमा महबूब, सहर सलीम, प्रेजेंट मैम। शाह प्रेजेंट सुबान, मैम। प्रेजेंट मैम। शाहाना बतूल, यस मैम। प्रेजेंट। शहजादी कयूम, प्रेजेंट मैम। शिमरा सोहेल, प्रेजेंट मैम। शीजा नदीम, प्रेजेंट मैम। सिकंदर सुबानी, प्रेजेंट मैम। सोहा आसिफ, प्रेजेंट मैम। सुंबल फलक शेर, प्रेजेंट मैम। तहमीना, नहीं आंटी मेरे को नहीं याद है। प्रेजेंट मैम। तूबा फयाज, प्रेजेंट मैम। उस्मा जावेद, प्रेजेंट मैम।
वनीजा मोस मैम सिकंदर सुबानी प्रेजेंट है। लगी हुई है सिकंदर आपकी। मैम प्रेजेंट। वनीजा वर्दा अली, प्रेजेंट मैम। जकी लतीफ, प्रेजेंट मैम। जरताशिया जफर, जुबिया कलसूम, प्रेजेंट मैम। मैम मरियम अब्दुल कादिर प्रेजेंट है, उसकी मार्क कर दें, उसका मैसेज आया हुआ है। सीमा आपकी लगा दी है मैंने। अनम फातिमा आपकी मार्क कर दी है मैंने। हमारा हमारा आपकी भी मार्क हो गई है। और कौन सा स्टूडेंट था? मैम मरियम अब्दुल मैम कादिर। हमजा की कर दें, मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा क्लास में है? मैम उनकी लाइट नहीं आ रही। मरियम अब्दुल कादिर क्लास में तो थी, फिर कहाँ चली गई? मैम उसका माइक का इशू है, उसका टेक्स्ट आया हुआ है। मैम इफ्रा कदीर की आपने एब्सेंट लगाई हुई है, मैंने बोला था प्रेजेंट। इफ्रा कदीर की इफ्रा कदीर प्रेजेंट, ठीक है मैं मार्क कर देती हूँ दोबारा। अच्छा क्विज का जो है वो सुन लें। क्विज जो है ना आपका मंडे को होगा, ठीक है। 20 मार्क्स का क्विज हो जाएगा। फर्स्ट 10 लेक्चर्स जो है ना वो आपके इंक्लूड है, ठीक है। वो LMS पे हैं सारे लेक्चर्स, वहाँ से उनको देख लीजिएगा। जो PDFs हैं या प्रेजेंटेशंस हैं वो सारी वहाँ पे अपलोड हुई हैं, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। उन्हीं से रिलेटेड आपके जो है ना वो MCQs होंगे, ठीक है। मैम मिक्स कब है होंगे, क्विज? थ्योरीज भी दोबारा होंगे। बताएं। मंडे मैम को न्यूमेरिकल्स होंगे? न्यूमेरिकल्स और थ्योरी मिक्स दोनों, ओके ठीक है। थ्योरेटिकली एमसीक्यूज भी बेस्ड हो गई या सब्जेक्टिव बेस्ड होगा? नहीं MCQs बेस्ड है, ओके। ठीक है। MCQs टिक टिक मार्क आपने इस तरह करना है। और न्यूमेरिकल्स मेरे ख्याल से हाफ एंड हाफ कर लें, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी मेरे ख्याल से आपके थ्योरी के ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लेक्चर्स में मैम ज़्यादा थ्योरी है ना। फर्स्ट 10 लेक्चर्स होंगे फर्स्ट 10 लेक्चर्स आपके इंक्लूड है। और इसी टाइम पे क्लास टाइमिंग पे हो गई या इससे पहले और बाद में? नहीं क्लास टाइमिंग पे ही होगा। गूगल पे या मूडल पर? मैम नहीं कितने LMS एमसीक्यूज पे ही होंगे? होगा। MCQs ओके। 20 होंगे आपके। और टाइम? टाइम आपकी क्लास का टाइम जो है उसी में आप लोग अटेम्प्ट कर लें। मतलब 1 hour 15 minutes में हम लोग कभी भी ज्वाइन करके तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ आप मैक्सिमम उसको कितना कर टाइम लें। अलाउ करेंगी आप? मैक्सिमम आपको आप क्लास का टाइम ले लो, 1 आवर ले लें नहीं। आप लोग, ओके थैंक यू। ठीक है। मैम मैम क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास कितना टाइम होगा? यानी एक दफ़ा अगर हम लोग ओपन करेंगे तो उसके बाद तक क्विज का कितना टाइम है? क्विज का आपका बता रही हूँ, आप लोगों को 1 आवर मिला, आप लोग 1 आवर तक उसको अटेम्प्ट कर लें और उसको सबमिट करा दें। ओके ओके मैम ठीक हो गया। मैम फॉर एग्जांपल हम लोग उसको 2 बजे ओपन 2 बजे क्या करें? 2 बजे ओपन करना? टाइमिंग का क्या कह रहे हो आप लोग? मैम ने बोला है कि 2 बजे अगर अपलोड हुआ है आप लोग तो के क्लास के 2 टाइम बजे पे ही से होगा। लेके 2 से लेके 3 बजे तक अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब एक दफा ओपन करके। उसको मैम आप ऐसा ही कह अटेम्प्ट रही कर है मैम ना? सकते हो। ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से एनाटॉमी वगैरह का क्विज होता है तो जितने एमसीक्यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम फिक्स होता है कि इतने मिनट्स में आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो उसका कितना टाइम हमें मिलेगा कि हम कितने एमसीक्यूज होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम मिलेगा। आप लोगों का 20 मार्क्स का है ना, तो आपको 20 MCQs आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए? आप मेरे ख्याल से जिसको आता है वो तो 10 मिनट्स में भी कर लेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल्स में ऐड करती हूँ तो आपके 15 मिनट्स और लग जाएंगे, ठीक है। जो क्विज का टाइम है ना वो
2 से 3 तक हो जाएगा। जैसे आपके मिड में नहीं होता 1 आवर आपको गिवन होता है, ठीक है, उस टाइम में आप उसको अटेम्प्ट करके सबमिट करा दो। मैम मतलब हम लोगों ने अगर 2 बजे ही ओपन कर लिया तो हम 3 बजे तक आराम से कर सकते हैं आराम सॉल्व। से आप लोग कर सकते हैं, बस उसको ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि विद इन टाइम आपने उसको सबमिट कराना है। ओके मैम, मैम बस ठीक यही है, पूछ रहे हैं हम। चलो उसको विद इन टाइम सबमिट करा दें ताकि आपकी सबमिशन हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपकी सबमिशन नहीं होगी, ठीक है। ठीक है मैम। मैम नहीं, जैसे हमारा मतलब एनाटॉमी का हुआ था ना, तो उसमें मैम ने ऐसे रखा था कि 1 आवर का टाइम था, लेकिन अगर 15 MCQ थे तो मैम ने 20 मिनट्स दिए थे, कि मतलब एक बच्चा जो है वो अगर जिसने ओपन कर लिया उसके पास 20 मिनट्स रिक्वायर होंगे, हाँ, तो मुझे मतलब इस मुझे वो तरह से बात समझ आ गई। ठीक है, आप लोगों का 1 आवर ही होगा। ठीक है मैम। ओके ठीक है, ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो नो मैम। मैम। मीटिंग मैम लीव एंड कर कर दो, सकते हैं? मैं मीटिंग एंड कर दूं? यस मैम। यस मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।